जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? 1 करोड़। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से एक्ट के अंडर कंट्रोल होती हैं बच्चे? कौन सा एक्ट है जिसके अंडर इनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है? क्या है उस एक्ट का नाम? क्या है बेटा? आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। MSMED। हाँ जी, MSMED एक्ट 2006। बेटा आपको ईयर भी साथ में याद रखना होता है। MSMED एक्ट है जो कि इन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब जैसे जो MSMED हैं, ये जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती हैं और सर्विसेज की भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि आज के टाइम में सर्विस सेक्टर बहुत हमारे जीडीपी में उसका जो है कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जो बिजनेस हैं वो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हो सकते हैं, या किसी सर्विस या जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में माइक्रो इंडस्ट्री क्या है? देखो, जो स्टार्टिंग में जो दिया गया था, अच्छा ये इसमें तो इन्होंने पुराना दे दिया है बेटा। जो नया अब हमारा आया है वो आया है माइक्रो इंडस्ट्रीज में कम से कम 1 करोड़, स्मॉल इंडस्ट्रीज में कम से कम 5 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़, और मीडियम इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है हमारी मानी जाती है कि वो इंडस्ट्रीज इसमें आएंगी। तो देखो ये आपको एक बुक में से ही मैंने इसका देखा है। ये बुक है सुभाष डे की बुक्स में से हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि अंडर द प्रीव्यू ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एज पर द क्लासिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्रीज में देखो किस किस को इंक्लूड किया है। जो फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग। मिसलेनियस में मतलब छोटी छोटी अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लिया है, छोटी को। बस इसमें यह है कि लिमिट जो है आपकी देखेंगे कि आपने प्लांट एंड मशीनरी में कैसा कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके बेस पर आपकी इंडस्ट्री को MSMED के जो है उसमें लाया जाएगा। मेटल प्रोडक्ट्स, बेवरेज, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड पार्ट्स, रिपेयर सर्विसेज, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, मशीनरी एंड पार्ट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल गुड्स के मशीनरी एंड पार्ट्स जो है ये सब आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व किए हैं। और इसके अलावा देखो ये लिस्ट आ गया, वूल, सिल्क, ये सब चीज़ें आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आज हमारे इंडिया में ऐसे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्योंकि आप आगे देखोगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जो MSMED इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको लार्ज इंडस्ट्रीज से या बिग कंपनीज से, बिग बिजनेस हाउसेज से बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उनके सामने हर काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे होता है ना एक छोटे बच्चे को कई बार होता है कि किसी जो बड़ा बच्चा है वो कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट करने लगता है तो छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो उसी तरह से है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री की वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी चाइल्ड एज में, या ये कह सकते हैं कि अभी उनकी जो ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, लेकिन उनकी ग्रोथ होना और उनको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए समझ लो ये जो एक्ट बनाया, MSMED एक्ट बनाया, और उसमें कुछ सेक्टर्स रिजर्व कर दिए हैं कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ही स्टार्ट की जाएंगी, इनको जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो स्टार्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कुछ जो सेक्टर्स हैं वो इन्होंने रिजर्व कर दिए हैं। ठीक है, आप देखिए रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वैसे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट जनरेशन।
आउटपुट मतलब कि हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी आइटम्स प्रोड्यूस होती हैं। कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आज आप अगर अपने चारों तरफ, अब आपने जैसे इंडस्ट्रीज सारी पढ़ ली कि कौन सी स्मॉल स्केल के रिजर्व्ड हैं, तो अब आप और बेटर एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस्ड हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बनाई गई हैं। अब देखो जैसे ये बता रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिड एंड 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। ये कल भी पढ़ा था कि हमारे यहाँ टोटल जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका अराउंड 40% जो सामान है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में बनता है, और हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स, उसका 45% जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही बनाया जाता है। दूसरा देखो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं। दे अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री, कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसका 95% जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल स्केल हैं, और ये दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़। कि बेटा जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट वो नहीं दे पाती लोगों को, वो उतना हमारे यहाँ लोगों को जो है अपना रोज़गार नहीं दे पाती जितना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ दे पाती हैं। क्योंकि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, वो एक तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए हमें एक स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और दूसरा वो लोग जो है इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज़ वगैरह अपने यहाँ ज़्यादा हायर करती हैं, जिससे कि जो है ऑटोमेटिक मशीनें ज़्यादा हायर होती हैं, तो हमें वहाँ पर मैन पावर रिक्वायरमेंट एज़ कंपेयर टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर कम होती है। समझ रहे हो ये वाले पॉइंट की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होती है बेटा? हाँ जी बच्चे, 11th क्लास, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? 11th क्लास, हाँ जी हाँ जी, बता सकते हो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होती है एज़ कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़? मैम लार्ज स्केल में ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, तो यहाँ पे लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है, और जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर कुछ काम मशीनों से होता है और कुछ काम मैनुअली होता है। तो देखो, दे आर देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, इसका क्या मतलब है? लेबर इंटेंसिव मतलब, नीचे एक वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसे बिजनेस जहाँ पर लेबर ज़्यादा लगी हुई है, मशीनें कम है, लेबर ज़्यादा है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती हैं? जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होती है। हाँ, कैपिटल ज़्यादा यानी कि मशीनें ज़्यादा हैं और लेबर कम है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैपिटल इंटेंसिव हैं। तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से यहाँ पर, और हमारे यहाँ कंट्री में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ कैपिटल की स्केर्सिटी है, हमारी कंट्री में कैपिटल कम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लेबर बहुत है, यानी हमारे यहाँ ह्यूमन पावर बहुत ज़्यादा है। तो उस ह्यूमन पावर को यूज़ करने के लिए भी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ जनरली जो है ज़्यादा सेटअप की जाती हैं और ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसकी वजह से कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है सप्लाई एंड एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि जो हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, एनॉर्मस का क्या मतलब होता है बेटा?
एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारी तरह की जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई की जाती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो मास कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। मास कंजम्पशन मतलब आम आदमी के लिए, यानी बहुत ज़्यादा लोग जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मास कंजम्पशन। ठीक है, तो जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, हॉजरी के प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गई, सोप्स, जैसे इन्होंने आपको देखो ये कितनी चीज़ें, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स जो हम बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, लेदर का सामान, प्लास्टिक का सामान, रबड़ का सामान, प्रोसेस्ड फूड्स जो आपको ये खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, डिब्बा पैक मिलती हैं, वेजिटेबल्स हैं, वुड और जो भी स्टील फर्नीचर है, पेंट है, ये सब चीज़ें क्या आपकी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करवाती है। तो हमारे यहाँ जितने भी ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बनाने में कॉस्ट भी ज़्यादा बन जाती है, और वो जो है चीज़ें उतनी मास ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है बेटा वो कहीं एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड होती है जो आम आदमी की पहुंच से काफ़ी डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि मान लो एक, क्योंकि वो हर जगह तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो कहीं एक ही जगह सेटअप की जाएगी। अब वहाँ से ये छोटा छोटा सामान अगर हम दूर दराज के कंज्यूमर्स तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे वो सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो क्या है बेटा, आप क्या देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पर होती हैं? मैम हर जगह होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अब जैसे हम देख रहे हैं ना कि लिमिट, तो ये तो बहुत छोटे छोटे एरिया में कंज्यूमर के हर जगह छोटी छोटी, आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हुई हैं, हमारे यहाँ भी बनी हुई है ना, कुछ एरिया बने हुए हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल घरेलू हैं, तो वो घरों में भी खोली गई हैं, और या बिल्कुल कंज्यूमर के आसपास खोली चली मतलब ये सेटअप की जा सकती हैं। हर कोई जिसके पास भी थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो नियर टू मार्केट जो है इन इंडस्ट्रीज़ को खोलकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके अपने एरिया के लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसा वहाँ का की रिक्वायरमेंट है, जैसे कंज्यूमर जिस तरह की चीज़ चाहते हैं वो उस टाइप के जो सामान है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत वैरायटी में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसा फैशन है, जैसी वहाँ की खाने पीने की आदतें हैं, जैसी वहाँ की ज़रूरतें हैं, तो वो लोकल एरिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो खोली जा सकती हैं। फिर है अमंग द सोफिस्टिकेटेड आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर इलेक्ट्रिक, ये जैसे ये केवल ये कंज्यूमर गुड्स के अलावा ये कह रहे हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड आइटम्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, टेलीविजन्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें ये जो है ये करते हैं। इसके बाद बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम बैलेंस वर्ड बोलें तो बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? मैम एक लेवल में जो चीज रहती है दोनों तरफ से संतुलित, हाँ, मतलब कि कोई चीज कम ना हो और कोई चीज ज्यादा ना हो, यानी सब चीजें एक लेवल पर हो। बिल्कुल ठीक, कि हर, जैसे कि बैलेंस होकर चलने का मतलब क्या है कि आप बैलेंस अगर किसी चीज को कर लेते हो तो ये नहीं है कि एक तरफ झुकाव ज्यादा हो गया, एक तरफ झुकाव कम रह गया। रीजनल का मतलब क्या होता है? रीजनल का मतलब होता है एरिया, समझ रहे हो? रीजन का मतलब क्या होता है? ये जो REGION, रीजन का मतलब होता है एरिया, और डेवलपमेंट विकास, यानी कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास। इसका मतलब क्या हुआ? सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने में स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्प करती हैं। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मैम अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे एरियाज में होंगे डेवलप नहीं है तो मैम वहाँ पे इंडस्ट्री लगने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क करने की जगह होगी, वहाँ पे भी सकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, जैसे क्योंकि अभी अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर खोली जाती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसमें पैसा भी लगता है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो वो क्या है, ज़्यादातर ऐसी जगह पर खोली जाती हैं जहाँ बहुत फैसिलिटीज़ हों, और या फिर उस जहाँ पर जब ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ खुल जाती हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी जो सुविधाएँ हैं
वो उसी एरिया में डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया उसी काम के लिए डेवलप हो जाता है। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है कहाँ पर है? बॉलीवुड कहाँ पर है? बॉम्बे में है ना? या हमारा जो साउथ का भी है वो किसी एक शहर में अलग अलग जो है रीजनल फिल्म्स बनाई जाती हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में है, और वो भी आपको पता है उसकी एक वहाँ पर फिल्म सिटी बनी हुई है। अब क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी फिल्मों के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो फिल्म सिटी के आसपास ही डेवलप हो गई हैं। अब क्या है कि चलिए ये तो सिर्फ एक इंडस्ट्री एक एरिया में डेवलप हो गई, तो क्या हुआ कि वो एरिया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेशलाइज हो गया, लेकिन पूरी अदर कंट्री के जो लोग हैं वो लोगों को अगर उस इंडस्ट्री में जाकर कोई भी काम ढूंढना है तो उन्हें क्या है, वहाँ पर जाकर शिफ्ट होना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा, है ना? तो ऐसी अगर सपोज इसी तरह से सारी चीज़ें केवल एक ही जगह पर बनने लग जाएं तो क्या होगा कि कुछ एरिया तो बेटा बिल्कुल खाली रह जाएगा, बिल्कुल अनडेवलप्ड रह जाएगा, वहाँ कुछ नहीं होगा। सब लोग क्या होगा कि जहाँ सुविधाएं मिलेंगी सब लोग अपनी फैक्ट्री अपने बिजनेस वहीं लगाने शुरू कर देंगे। तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो किसी एक एरिया में जो है सिमट कर रह जाएंगी, लेकिन अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज हों तो क्या होगा, वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग ज़िलों में, शहरों में, सब जगह, इवन अलग अलग लोकेलिटीज़ में जो है स्टार्ट कर दी जाती हैं, है ना? व्यक्ति जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तो होती नहीं कि वो दूसरी जगह जाकर अपनी बिजनेस सेटअप कर सके, तो वो क्या करता है, जहाँ पर व्यक्ति है वो अपने आसपास ही उस बिजनेस को सेटअप कर लेता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है कि हर एरिया का विकास होता है। जब वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे छोटी छोटी इंडस्ट्री जगह जगह पर सेटअप होने लग जाती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ मिलने लग जाती हैं। जब नेचुरल बात है, देखो जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसमें वर्कर्स भी काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो वहाँ पर हाउसिंग डेवलप हो जाती है। जब रहने लगेंगे तो वहाँ शिक्षा भी चाहिए, वहाँ स्वास्थ्य भी चाहिए, वहाँ पर खाने पीने का सामान भी चाहिए, वहाँ मार्केट भी चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, वो एरिया उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगा। फिर उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो धीरे धीरे उन चीज़ों की वहाँ पर प्रोविज़न बनने लगता है, और धीरे धीरे वो एरिया, एक इंडस्ट्री जब सेट होती है, एक जब बिजनेस सेट होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सेट होने लगती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है बेटा कि मैम वो डेवलप हो जाता है एरिया। हाँ जी, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज ना हो, इनको बढ़ावा ना दिया जाए तो क्या होगा कि कुछ एरिया तो डेवलप्ड रह जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्री इंडिपेंडेंस क्या था कि अंग्रेज़ों के टाइम पर मेनली गुजरात की जो स्टेट थी, जो वेस्टर्न हमारा जो एरिया था, सिर्फ वो डेवलप हो पाया था। बाकी की पूरी जो कंट्री है वो हमारी इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हो पाई थी, केवल एग्रीकल्चर बेस्ड रह गई थी। गुजरात एरिया जो आज गुजरात में से ही महाराष्ट्र बनकर निकला है, आपको पता होगा कि पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, गुजरात महाराष्ट्र गोवा एक ही स्टेट थी, लेकिन ये बाद में जो है ये सेपरेट हुई हैं। तो उस वक्त जो है ब्रिटिश ने क्या किया था कि वहाँ से, क्योंकि माल एक्सपोर्ट होना आसान था, वहाँ से ब्रिटेन की जो दूरी थी वो कम थी, वो नियर सी पोर्ट थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन स्टेट्स को तो डेवलप कर लिया था, वहीं पर उन्होंने ट्रेन चला दी, वहीं सब कुछ कर दिया, और बाकी की जो पूरी कंट्री है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो इससे क्या हुआ, एक एरिया डेवलप्ड रह गया और एक एरिया अंडर डेवलप्ड रह गया। और इसको हम आज भी अभी, हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स उठा रही है अलग अलग तरह की प्लानिंग करके और करके, लेकिन फिर भी आज भी आपको गुजरात महाराष्ट्र का बाकी कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो स्टेट्स आज भी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं एज़ कंपेयर टू अदर कंट्री, लेकिन आज भी हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट समझ रहे हो, इधर की जो हमारी जो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, मणिपुर, हाँ इम्फाल जी, वगैरह, हाँ मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब स्टेट्स हैं, आज भी उतनी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं है। उसके दो रीज़न है, एक तो वहाँ पर एनवायरनमेंट, वो लोग वहाँ का थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट भी चाहती है प्रोटेक्ट करे, और कुछ वहाँ पर वो बिल्कुल दूर होने के कारण स्टेट्स, वहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ावा है। गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिव्स दे रखे हैं कि आप वहाँ जाकर अगर बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन फिर भी
जो है, जो अदर इंडिया है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ के लोग वहाँ पर अभी नहीं जाना चाह रहे बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन अभी उतना वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है। वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना भी उसका एक रीज़न है। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। इसका आंसर आपको बेटा मिल गया है, समझ में आ गया बेटा? कि देखो हाँ, कि ये जो है लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को भी यूज़ करती हैं, वहीं का मटेरियल यूज़ करती हैं, जहाँ पर भी मटेरियल अवेलेबल है वहीं फैक्ट्री बन गई, वहीं की लेबर यूज़ हो गई, वहीं पर ही सारा एरिया डेवलप हो गया। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है, शहरों में जाकर काम करना, गांव खाली रह जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं चलती रहती हैं। तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर करना तभी पॉसिबल है जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और रूरल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जो आपका चैप्टर है मेनली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ही है, और जैसा कि मैं आप बता रही हूँ कि इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर ही फोकस है। तो ये प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इसका क्या मतलब हुआ? एम्पल का मतलब क्या हुआ? एम्पल का मतलब है बहुत ज़्यादा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अगर सेटअप की जाती हैं तो इससे जो वहाँ के जो व्यक्ति, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, उनको जो है फंडिंग भी की जाती है, उनको एनकरेज किया जाता है अलग अलग तरीके से, उनको टैक्स में बेनिफिट्स देकर, कि नई इंडस्ट्री सेटअप हुई तो उन्हें शुरू के 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, लाइक इस तरह के गवर्नमेंट प्लान्स देती है, सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको पावर दे रही है। इस टाइप की चीज़ें देकर क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर छुपी हुई थोड़ी सी स्किल है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की वजह से आगे आ पाते हैं। देखो ये लिखा ना, द लेटेंट स्किल्स, लेटेंट का मतलब क्या है? छिपी हुई। ठीक है, द लेटेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ पीपल कैन बी चैनल्ड इनटू बिजनेस आइडियाज़, कि जो छिपी हुई स्किल है, भाई देखो एक तो क्या हमारे अंदर स्किल है, हमारे यहाँ नॉलेज है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर नहीं मिल रहा है ना। कुछ लोग होते हैं कि मेरे दिमाग में आइडिया भी है, मैं उसको समझ भी पा रहा हूँ, मैं उसे करना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे शुरू करूँ, मेरे पास फंड्स नहीं है। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से जो बिज़नेस आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, वो आइडियाज़ भी जब MSMED एक्ट में इस तरह के प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि वो आइडियाज़ भी एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम जो है अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑलमोस्ट नील फॉर्मेलिटीज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। की जो MSMED एक्ट में जो है ये सब बताया हुआ, और आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात चल रही है उसमें ये सबको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि इसमें जो सामान बनाया गया है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो सामान बनाया जाता है, उसकी सामान की जो कॉस्ट है वो कम होती है। ठीक है, मतलब कि लो कॉस्ट होती है। क्यों होती होगी बेटा लो कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी इनका जो सामान को बनाने की लागत कम होती है। उसका कारण क्या है बेटा? हमने अभी पिछले सारे पॉइंट्स में कुछ उसमें पढ़ा है। क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो, एक तो वो लोकली अवेलेबल, वो जो सामान है, जो रॉ मटेरियल वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो उसी टाइप की इंडस्ट्री सेट करते हैं जिस टाइप का सामान वहाँ पर अवेलेबल है किसी भी एरिया में। तो उनको जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन रिसोर्सेज हैं यानी लेबर चाहिए उनको जो काम करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, या उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए, या उन्हें जो इक्विपमेंट्स चाहिए या टेक्निक चाहिए, वो सब चीज़ें वो उस एरिया में अवेलेबल ही चीज़ों को वो यूज़ कर लेते हैं। तो उनको बाहर से मंगाने का, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, या किसी को स्पेशल हाई सैलरी देकर बुलाना है, या किसी से कोई वो लेनी है, वो चीज़ें इनके लिए नहीं होती। ये लोग अपने लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को जब यूज़ कर लेते हैं तो वो बहुत ही सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़। लार्ज इंडस्ट्रीज़ को तो क्या है कि जब वो एक जगह सेटअप हो गई तो इसके बाद जो वो सामान यूज़ करती हैं या जो भी उनके पास मटेरियल होता है वो सब
बहुत दूर दूर से आता है, तो इसकी वजह से क्या उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, उनको उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो देखो, एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज आर ऑन द लोअर साइड, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, कोई स्पेशल इन्हें एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, तो ये कम से कम कॉस्ट में जो है ये स्टार्ट कर दी जाती हैं। और इनके लो ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब इनके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बहुत कम होते हैं, कि इनके लीगली भी जैसे बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट इनको पूरी नहीं करनी, तो इनके वो खर्चे बच गए, या बहुत ज़्यादा इनको मेन शहर में के बीच में जाकर या कोई बहुत बड़ी लैंड चाहिए तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, वो बच गया। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं इनके, वो बच जाते हैं। इनकी मशीनें, जब इनकी मशीनें कम है तो मशीनों में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी बच गई, या इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर के कारण जो खर्चे होते हैं, या मशीन रिपेयरिंग का खर्चा होता है, वो सारे खर्चे इनके बच जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है, और इसकी वजह से जो है ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इनको कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी मिलती है। और जब इसीलिए क्या होता है, देखो आप भी मार्केट में जाते हो, कई बार देखते हो कि ब्रांडेड वही चीज़ जब हम किसी ब्रांड की खरीदते हैं तो वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, और वही चीज़ हम किसी लोकल मैन्युफैक्चरर की खरीदते हैं तो वही चीज़ हमें कम प्राइस में मिलती है ना। तो इसका मतलब कम प्राइस की वजह से ही ये जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ compete कर पाती हैं। और आपको पता होगा कोई भी सामान आपको ब्रांडेड भी मिल जाता है, ब्रांडेड का मतलब वो कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बना हुआ भी हो सकता है, और वही सामान आपका छोटी इंडस्ट्री का बना हुआ भी हो सकता है। और सामान छोटी इंडस्ट्रीज़ का अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनकी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कारण वो लो प्राइसेस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये उनके सामने टिक भी पाते हैं। ठीक है, फिर इनकी डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, क्योंकि ये छोटी हैं, इनके यहाँ एम्प्लॉयज़ भी कम है, इनके सामने जो है बहुत ज़्यादा इनको बहुत बड़ी उसका लेवल पर जो है डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। ज़्यादातर ये जो है ना सिंगल या तो सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में खोली जाती हैं, या पार्टनरशिप के रूप में खोली जाती हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के रूप में भी ये स्टार्ट की जा सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, सबसे परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। तो ये जो ये कह रहे हैं न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनको दिखती है कि चलो भाई ये काम आज के टाइम में इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो चलो हम ये करते हैं, या ये नई टेक्निक आई है ये हम अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। तो ये लोगों को ज़्यादा लोगों से तो कंसल्ट करना नहीं, ये नहीं है कि कोई मीटिंग बुलानी है प्रॉपर हमें जी, उसके लिए कोई नोटिस देना है, ये फटाफट आपस में मिलकर तुरंत डिसीजन ले सकते हैं कि हम जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि जो है जो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ये बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं। रीज़न क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों से परमिशन नहीं लेनी। ठीक है बच्चे, तो ये आपने सारे इनके पॉइंट्स पढ़े कि क्या हमारी कंट्री के लिए किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, क्या इनका रोल है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे गवर्नमेंट इनके लिए क्या स्टेप्स उठा रही है वो हम करेंगे।